ये पुरअसरार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमें लाहौर से हमारे एक सामी जनाब अरशद महमूद साहब ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये वाकया उनके दादा, जवानी में ट्रक ड्राइवर थे, ने उन्हें सुनाया था। ये कहानी उनके दादा के एक साथी ड्राइवर के साथ पेश आई थी और कई दहाइयों तक ट्रक ड्राइवरों की महफिलों में खौफ और दहशत की अलामत बनी रही। बकौल अरशद साहब, उनके दादा जब भी ये किस्सा सुनाते, उनकी आंखों में एक अनजाना खौफ और संजीदगी उतर आती, जैसे वो खुद उस भयानक रात के हर लम्हे को दोबारा जी रहे हों। आइए उसी पुरानी याद को ताजा करते हैं और उस कहानी को उसी अंदाज में सुनते हैं जैसे वो सुनाई गई थी। ये 90 की दहाई के आखिर की बात है। जीटी रोड पर शहरों की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक ढाबा हुआ करता था जिसका नाम था शेर पंजाब ढाबा। इसके मालिक सरदार इकबाल सिंह थे, एक हंसमुख और भारी भरकम शख्सियत के मालिक, जिनकी मूछें हमेशा फख्र से खड़ी रहती और जिनके कहकहों की गूंज ढाबे के माहौल में जिंदगी भर देती थी। ये ढाबा सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं था, बल्कि थके हारे ट्रक ड्राइवरों के लिए एक पनाहगाह की हैसियत रखता था। दिन भर की मशक्कत और तवील सफर के बाद ड्राइवर यहां रुकते, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियों और मसालेदार सालन से लुत्फ अंदोज होते और रात को ढाबे के पिछवाड़े बने सादा से कमरों में सुस्ता लेते। रात का मंजर कुछ और ही होता था। जब हाईवे पर गाड़ियों की आमद और रफ्त कम हो जाती तो ढाबे के बाहर एक बड़ी सी अंगीठी दहकाई जाती। सर्द रातों में आग के गिर्द बैठे ड्राइवर भाई चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने अपने सफर के किस्से छेड़ देते। इन किस्सों में खुशी और गम के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी होती जिन पर यकीन करना मुश्किल होता। कहानियां जो सड़कों की तन्हाई, रात के अंधेरे और इंसानी वहम से जन्म लेती थीं। सरदार इकबाल सिंह को इन कहानियों का रसिया था। वो अपना काम खत्म करके अक्सर इन महफिलों में आ बैठते और बड़े गौर से हरेक की बात सुनते। ऐसी ही एक सर्द रात में, जब कोहर की चादर ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था, एक पुराने और तजुर्बेकार ड्राइवर रियासत अली ने एक ऐसा किस्सा सुनाना शुरू किया जिसने अंगीठी की तपिश के बावजूद सबके जिस्मों में सर्दी की एक लहर दौड़ा दी। रियासत अली की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी और गहराई थी, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक गुजरी हुई हकीकत बयान कर रहा हो। रियासत अली ने कहना शुरू किया, ये बात आज से कोई 10-12 साल पुरानी होगी। मैं नया नया ड्राइवर बना था और मेरे साथ क्लीनर के तौर पर एक नौजवान लड़का था। नाम था उसका छोटू। बड़ा ही जिंदा दिल और बातूनी लड़का था। हम मद्रास से नागपुर कुछ सामान लेकर जा रहे थे। सफर लंबा था और रास्ता घने जंगलों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। हाईवे पर हमारे ट्रक के अलावा दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ घना स्याह जंगल था और हवा में झिंगुरों की आवाज के सिवा मुकम्मल खामोशी थी। छोटू, जो पिछले कई घंटों से खामोश बैठा ऊँघ रहा था, अचानक अंगड़ाई लेते हुए बोला, उस्ताद बस करिए, अब बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई है। कहीं सड़क किनारे ट्रक लगाकर थोड़ा आराम ही कर लें, इंजन को भी जरा सांस मिल जाएगी। रियासत अली ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बस कोई ढंग की जगह मिल जाए तो रोकता हूं। इस जंगल में कहीं भी रुकना ठीक नहीं। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें सड़क के किनारे एक कुशादा और हमवार जगह नजर आई। रियासत अली ने एहतियात से ट्रक को सड़क से उतारकर वहां खड़ा कर दिया। जैसे ही दोनों ट्रक से नीचे उतरे, जंगल की ठंडी और नम हवा ने उनका इस्तकबाल किया। रियासत अली ने ट्रक के टायरों पर एक नजर डाली, जबकि छोटू ने पानी की बोतल उठाई और ट्रक के शीशे साफ करने लगा। अभी उन्हें उतरे चंद मिनट ही हुए थे कि जंगल की गहराइयों से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत वाज़ेह नहीं थी, मगर इतनी साफ जरूर थी कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आवाज सुनी? छोटू ने पूछा। हाँ, किसी बच्चे के रोने की आवाज है। लगता है आसपास कोई गांव या बस्ती होगी। रियासत अली ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा और अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद रियासत अली को भूख का एहसास हुआ। उसने छोटू से पूछा, यार कुछ खाने को है ट्रक में? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ उस्ताद, बिस्किट का एक पैकेट और थोड़ी नमको पड़ी है। तो फिर एक एक कप कड़क चाय भी बना ले, तेरे हाथ की चाय का तो जवाब नहीं। छोटू ने मुंह बनाते हुए कहा, वाह उस्ताद, थोड़ी सी तारीफ करके पूरा काम निकलवा लेते हो। लाता हूं, अभी बनाता हूं। ये कहकर वो ट्रक के केबिन में चढ़ा और स्टोव जलाकर चाय बनाने लगा।
इस दौरान बच्चे के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। अब वो पहले से ज्यादा बुलंद और वाज़ेह थी। रियासत अली बेचैनी से टहलने लगा। वो ट्रक के दरवाजे के पास गया और छोटू से बोला, अबे यार, ये बच्चा तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है कोई मसला है। कहाँ मर गए इसके माँ बाप? छोटू ने केबिन से सर निकालकर कहा, उस्ताद बहुत देर से रो रहा है। आप फिक्र ना करें, रो रो कर खुद ही चुप हो जाएगा। ये लें चाय पकड़ें, और ये बिस्कुट भी। छोटू भी अपनी चाय का कप लेकर नीचे उतर आया। दोनों ट्रक के बोनट से टेक लगाकर खड़े हो गए और चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय तो खत्म हो गई, मगर बच्चे के रोने की आवाज में कोई कमी ना आई। अब उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी और तकलीफ थी जो दिल को चीर रही थी। रियासत अली से रहा ना गया। वो बोला, छोटू, चलकर देखें क्या? दिल नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बच्चा जंगल में अकेला छोड़ गया हो। छोटू ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे उस्ताद, रहने दे। हो सकता है उसके माँ बाप घर पर सुलाकर किसी काम से गए हों। हम ख्वामख्वा क्यों किसी के मामले में टांग अड़ाएं? नहीं यार, एक बार देख लेते हैं। अगर सब ठीक हुआ तो वापस आ जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी। रियासत अली ने इसरार किया। छोटू ना चाहते हुए भी अपने उस्ताद के साथ चलने को तैयार हो गया। रियासत अली ने ट्रक से एक लंबी टॉर्च उठाई और दोनों आवाज की सिमत में जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल में घुप अंधेरा था। चांदनी रात होने के बावजूद घने दरख्तों की वजह से रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। झींगरों की तेज आवाज के बीच बच्चे के रोने की सदा एक रहनुमा की तरह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। रियासत अली टॉर्च की रोशनी में रास्ता बनाता आगे बढ़ रहा था और डरा सहमा छोटू उसके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल के अंदर का माहौल बाहर से कहीं ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक था। हर कदम पर खुश्क पत्तों की चरचराहट दिल दहला देती और हवा से हिलती शाखें ऐसे लगती जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर एक मध्यम सी रोशनी का हयूला नजर आया। रियासत अली ने उस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली तो एक पुराना पत्थरों से बना हुआ घर दिखाई दिया। वो घर जंगल के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे सदियों से वीरान पड़ा हो। बच्चे के रोने की आवाज भी उसी घर के अंदर से आ रही थी। ज्यों-ज्यों वो घर के करीब पहुंचे, उनके कदम भारी होते गए। घर की हालत देखकर ही एक अजीब सी वहशत तारी हो रही थी। उसका लकड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद था और उस पर एक बड़ा सा जंग आलू ताला लटक रहा था। दरवाजे पर लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते कीलों से ठोके हुए थे, जैसे उसे हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई हो। उससे भी ज्यादा अजीब बात दरवाजे के सामने रखा एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर पर सिंदूर, हल्दी, चावल और काली दाल के दाने बिखरे हुए थे। कुछ ताजा गेंदे के फूल भी वहां पड़े थे, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ कोई पूजा पाठ की हो। बच्चे की आवाज अब भी अंदर से आ रही थी, लेकिन अब वो जोर जोर से नहीं रो रहा था, बल्कि हल्की हल्की सिसकियां भर रहा था, जैसे उसे मालूम हो गया हो कि बाहर कोई आ गया है। छोटू ने खौफ से कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरवाजा तो देखें, ऐसा लगता है जैसे सालों से नहीं खुला, और ये सारा तामझाम किसी खास मकसद से किया गया है। इसके अंदर जरूर कोई बुरी शय कैद है। मैं तो कहता हूं उस्ताद, यहां से फौरन वापस चलते हैं। रियासत अली का माथा भी ठनका। उसने गौर से दरवाजे और उस पर लगे ताले को देखा। छोटू की बात में वजन था। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। ये जरूर हमें फंसाने की कोई चाल है। जो भी इस दरवाजे के पीछे है, वो चाहता है कि हम ये दरवाजा खोल दें, मगर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल, यहां से निकलते हैं। ये कहकर दोनों तेजी से मुड़े और अपने ट्रक की तरफ भागने लगे। मगर ये क्या, जैसे जैसे वो उस घर से दूर जा रहे थे, वैसे वैसे बच्चे के रोने की आवाज एक चीख में तब्दील होती जा रही थी। आवाज इतनी बुलंद और तेज होती गई कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो भागते भागते ट्रक तक पहुंचे और जल्दी से केबिन में घुस गए। रियासत अली ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और उसे हाईवे पर दौड़ा दिया। लेकिन वो जितना उस जगह से दूर जाने की कोशिश करते, वो नाकाबिले बर्दाश्त चीख उतनी ही शदीद होती जाती। दर्द की शिद्दत से उनके सर फटने लगे। आखिरकार जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रियासत अली ने चीखते हुए ट्रक को ब्रेक लगा दी। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और दर्द से कराहने लगा। छोटू की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी सीट पर दोहरा होकर चीख रहा था। उस्ताद, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। छोटू चिल्लाया। ट्रक वापस मोड़ें, हमें वहीं जाना होगा। रियासत अली ने हिम्मत करके कानों से हाथ हटाए और यू टर्न लेकर ट्रक को वापस उसी जगह की तरफ मोड़ लिया।
जैसे ही ट्रक उस वीरान जगह के करीब पहुंचा, चीख की शिद्दत में कमी आने लगी। जब वो बिल्कुल उसी जगह आकर रुके जहां पहले खड़े थे, तो चीख दोबारा धीमी सिसकियों में बदल गई। दोनों पसीने में शराबोर हाँप रहे थे। छोटू बोला, उस्ताद, लगता है वो जो भी है वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं और दरवाजा खोल दें। रियासत अली ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? जो दरवाजे के पीछे से हमें इस तरह काबू कर सकता है, वो दरवाजा खोलने पर हमारी जान बख्श देगा। तो फिर क्या करें उस्ताद? छोटू ने बेबसी से पूछा। हम यहां से जा भी तो नहीं सकते। एक काम करते हैं, रियासत अली ने कुछ सोचकर कहा, उस घर के नजदीक चलकर देखते हैं, कम से कम उस कान फाड़ू आवाज से तो शायद छुटकारा मिल जाए। दोनों दोबारा ट्रक से उतरे और डरते डरते जंगल में उसी घर की तरफ चल पड़े। छोटू का अंदाजा ठीक निकला। जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचे, बच्चे के रोने की आवाज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। अब सिर्फ एक पुरस्रार खामोशी थी, जो रोने से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। रियासत अली ने धीमी आवाज में कहा, ओए छोटू, अंदर जो भी शैतान है उसे लग रहा है कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं और अब दरवाजा खोल ही देंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने अपनी घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा है। 3-4 घंटे में पौ फटने लगेगी। सुबह होते ही शायद सब ठीक हो जाए। पर उस्ताद, क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा? छोटू ने शुकूक का इजहार किया। रियासत अली ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे के सामने रखे पत्थर पर डाली। ये देख, इस पत्थर पर सिंदूर और फूल अभी ताजा लग रहे हैं। मतलब कोई है जो रोज यहाँ आकर पूजा करता है ताकि इस शैतान को अंदर ही कैद रख सके। मुझे उम्मीद है कि वो कल सुबह फिर आएगा। हमें यहीं उसका इंतजार करना चाहिए। दोनों ने वहीं करीब एक बड़े से दरख्त के नीचे पनाह ले ली। रात भीग रही थी। जंगल की पुरस्रार आवाजें बढ़ रही थीं और उनके सामने एक ऐसा भेद था जिसके खुलने का इंतजार उन्हें मौत की वादी में ले जा सकता था। उन्हें क्या मालूम था कि उस रात का सबसे भयानक मंजर अभी देखना बाकी था। वक्त जैसे थम सा गया था। रात के अंधेरे में उस वीरान और पुरस्रार घर के सामने रियासत अली और छोटू एक बड़े दरख्त की जड़ों में दुबके बैठे थे। हर तरफ एक नाकाबिले बयान खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी किसी सुकून का बाइस नहीं थी, बल्कि एक आने वाले तूफान का पेश खैमा लग रही थी। घर के अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, मगर इस खामोशी में भी एक ऐसी दहशत थी जो उनके दिलों को मुसलसल धड़का रही थी। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी हैं। तब तक यहाँ इस घने जंगल में इस अंधेरे में रुकना क्या ठीक रहेगा? उसकी आवाज में खौफ वाज़ेह था। रियासत अली ने एक गहरा सांस लिया। उसका अपना दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो छोटू के सामने अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहता था। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। उस घर से दूर जाने की कोशिश का नतीजा हम देख चुके हैं। इस मनहूस की आवाज हमारे कानों में चुभती रहेगी। छोटू ने अचानक एक ख्याल पेश किया। हाँ उस्ताद, पर हम इतना दूर तो जा ही सकते हैं जहां तक हम उस रोने की आवाज को बर्दाश्त कर सकें। शायद हमें कोई और रास्ता मिल जाए। रियासत अली को उसकी बात में वजन महसूस हुआ। तू ठीक कहता है छोटू, शायद हमें उस पुजारी का कोई ठिकाना मिल जाए जो यहाँ आकर पूजा करता है। चल उस घर के पिछवाड़े की तरफ चलकर देखते हैं, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। ये फैसला करके दोनों एहतियात से उठे और घर की दीवार के साथ साथ चलते हुए उसके पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। रियासत अली के हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। घर के पीछे भी एक बड़ी सी खिड़की थी, लेकिन उसे भी दरवाजे की तरह लकड़ी के मोटे तख्तों से मजबूती से बंद किया गया था। और अब जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से एक बार फिर उसी बच्चे की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वो बच्चा उनके हर कदम से वाकिफ है। रियासत अली ने छोटू की तरफ देखा। छोटू ने खौफ से आंखें मींच लीं और फुसफुसा कर बोला, उस्ताद, चलो यहां से। वो उस घर से थोड़ा फासला बनाते हुए जंगल में मजीद अंदर की तरफ बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वो घर से दूर होते, बच्चे का रोना फिर से तेज होने लगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी इल्तिजा थी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपनी माँ को खुद से दूर जाता देखकर रोता है। रियासत अली और छोटू अभी घर से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि छोटू की नजर एक चीज पर पड़ी। उस्ताद, वो देखें, उधर कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। रियासत अली ने उस तरफ देखा। हाँ, घने दरख्तों के बीच कुछ फासले पर एक लालटेन की मध्यम टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। उम्मीद की एक किरण जागी। शायद वहां कोई रहता हो जो उनकी मदद कर सके। दोनों तेजी से उस रोशनी की सिमत में बढ़े। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, मंजर वाज़ेह होता गया। वहां जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा
कदीम बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन में धसी हुई थीं। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और लालटेन उसी झोपड़ी के बाहर जल रही थी। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। रियासत अली ने आवाज लगाई, कोई है अंदर? अरे भाई, कोई है? हम मुसीबत में हैं, मदद चाहिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। झोपड़ी पर मुकम्मल सुकूत तारी था। छोटू ने कहा, रुको उस्ताद, मैं देखता हूं। वो झोपड़ी के बोसीदा दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखा। अंदर घुप अंधेरा था और कोई मौजूद नहीं था। वो मायूस होकर वापस मुड़ने लगा। जैसे ही वो पलटा और उसकी नजर रियासत अली पर पड़ी, उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हलक से घुटी घुटी चीख निकली। वो रियासत अली की तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे की तरफ देख रहा था। रियासत अली समझ गया कि उसके पीछे कोई है। उसका पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो गया। उसने हिम्मत मुज्तमा की और डरते डरते घबराते हुए पीछे पलट कर देखा। जो मंजर उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके ठीक पीछे बरगद के पेड़ की एक मोटी शाख से एक इंसानी धड़ उल्टा लटक रहा था। उसका सर गायब था और गर्दन से ताजा खून टपककर नीचे पत्तों पर जमा हो रहा था। वो बिल्कुल बेहरकत था, जैसे अभी अभी उसे वहां लटकाया गया हो। दोनों की चीखें निकल गईं। वो कुछ सोचे समझे बगैर दीवानावार वापस उसी वीरान घर की तरफ भागे। भागते हुए छोटू हाँफती हुई आवाज में बोला, उस्ताद, वो लाश वहां कहां से आई? जब हम गए थे तब तो वहां कुछ नहीं था। पता नहीं भाई, अचानक वो लाश कहां से आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भागते भागते वापस उसी घर के पास पहुंचे और एक बार फिर उसी दरख्त के नीचे गिर पड़े। दोनों बुरी तरह थके हुए और खौफजदा थे। छोटू ने हाँफते हुए कहा, अब यहीं बैठे रहेंगे उस्ताद, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। रियासत अली ने खुश्क हलक से थूक निगलते हुए कहा, हाँ, सही कह रहा है, अब सुबह होने तक यहीं बैठे रहेंगे। छोटू ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। बस 3-4 घंटे और फिर उजाला हो जाएगा। घर के अंदर से अब फिर वही दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसका रोना जैसे एक मामूल बन चुका था। रियासत अली और छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि यह भयानक रात कब खत्म होगी। क्या वो कभी इस जंगल से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं? वो दोनों अभी अपने खौफ से निपट ही रहे थे कि उन्हें घर के पिछवाड़े से जंगल की गहराइयों से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता उस घर की तरफ आ रहा था। कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की चरचराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये किसी आम इंसान के कदमों की आवाज नहीं लग रही थी। कोई बहुत रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, जैसे जमीन पर पैर जमा जमा कर आगे बढ़ रहा हो। दोनों उस आवाज को सुनकर सतर्क हो गए। वो चुपके से उठे और दबे कदमों से घर की दीवार के करीब गए और उसके पीछे छुपकर पिछवाड़े की तरफ झांकने लगे। तब उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में वही लालटेन लिए जो उन्होंने झोपड़ी के बाहर देखी थी। वही बेसर का धड़ आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों से उस घर की तरफ आ रहा था। लालटेन की रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था। ये वही था जिसे उन्होंने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखा था। इस भयानक मंजर को देखकर रियासत अली और छोटू की सांसें अटक गईं। उन दोनों के दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहे थे जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएंगे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जैसे जैसे वो बेसर का धड़ उस घर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उस घर के अंदर कैद वो शैतानी बच्चा जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसका रोना बंद हो चुका था, अब वो हंस रहा था। यह किसी मासूम बच्चे की हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शैतानी और करीही हंसी थी जो रूह तक को लर्जा दे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके लिए उसका पसंदीदा खिलौना लेकर आ रहा हो। जैसे जैसे वो बेसर का धड़ उस घर के करीब पहुंचता रहा, उस शैतानी बच्चे की खिलखिलाहट तेज होती गई, इतनी तेज कि रियासत अली और छोटू से वो हंसी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस हंसी में एक ऐसी ताकत थी जो दिमाग को सुन्न कर रही थी। उन दोनों ने अपने कानों पर हाथ रखे और उस घर से दूर भागने लगे। जैसे ही वो उस घर से दूर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज धीमी हो गई है। रियासत अली ने छोटू की तरफ देखा, छोटू ने रियासत अली की तरफ। छोटू बोला, ये तो उल्टा हो गया। रोने की आवाज दूर जाने से तेज होती थी और हंसने की आवाज दूर जाने से कम हो रही है। छोटू की बात खत्म होते ही दोनों समझ गए कि उन्हें क्या करना है।
वो पूरी ताकत से अपनी जान बचाने के लिए अपने ट्रक की तरफ भागे। और हाँ, जैसे जैसे वो दोनों उस घर से दूर भाग रहे थे, वैसे वैसे वो शैतानी हंसी भी धीमी होती जा रही थी। यानी उस घर के अंदर कैद उस शैतानी वजूद का ध्यान अब उस बेसर के धड़ पर था, रियासत अली और छोटू पर नहीं। दोनों अपने ट्रक के पास पहुंचे और बिना एक लम्हा जाया किए कैबिन में चढ़ गए। रियासत अली ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। एक दो बार इंजन ने झटका खाया, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया। उसने बिना सोचे समझे ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा लिया। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और उस भयानक जंगल से बाहर निकल आए। मगर अब तक उस घर, उसके अंदर कैद उस शैतानी बच्चे और उस बेसर के धड़ का सच उन्हें मालूम नहीं हुआ था। और सच पूछें तो वो जानना भी नहीं चाहते थे। उनकी जान बच गई थी और यही उनके लिए सबसे जरूरी था। वो उस जंगल से तो निकल आए थे, लेकिन उस रात की दहशत, वो बेसर का साया और वो शैतानी हंसी हमेशा के लिए उनकी रूह में कैद हो चुकी थी। उन्हें क्या मालूम था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका सबसे खौफनाक बाब तो अब खुलने वाला था, जब उन्हें उस राज का पता चलेगा जो उस जंगल की तारीकी में दफन था। कई दिन के सफर के बाद जब रियासत अली और छोटू वापस शेरे पंजाब ढाबा पहुंचे, तो वो जिस्मानी तौर पर तो महफूज थे, लेकिन जहनी तौर पर उस भयानक रात के कैदी बन चुके थे। उनके चेहरों पर एक मुस्तकिल खौफ और थकावट तारी थी। छोटू, जो हर वक्त हंसता बोलता रहता था, अब ज्यादातर खामोश रहता और रात को अक्सर डरकर उठ बैठता। उस रात जब सरदार इकबाल सिंह की महफिल जमी और सब ड्राइवर अपने किस्से सुना रहे थे, तो रियासत अली की खामोशी सबको खटक रही थी। सरदार जी ने उससे पूछा, क्यों भाई रियासत, बड़े चुपचाप हो, सफर कैसा रहा? रियासत अली ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जो उसके और छोटू के साथ मद्रास के जंगल में पेश आई थी। ज्यों-ज्यों वो कहानी सुनाता गया, अंगीठी के गिर्द बैठे लोगों के चेहरों पर मजाक और बेयकीनी के तासुरात संजीदगी और फिर खौफ में बदलते गए। जब उसने बेसर के धड़ और बच्चे की शैतानी हंसी का जिक्र किया, तो महफिल पर एक सन्नाटा छा गया। कहानी खत्म होने पर अक्सर लोगों ने उसे वहम या थकावट का नतीजा करार दिया। कोई कहने लगा कि जंगल में ऐसे भुलावे हो जाते हैं, लेकिन रियासत अली और छोटू जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वो हकीकत थी। उसी महफिल में एक कोने में एक बुजुर्ग ड्राइवर खामोशी से हुक्का पी रहे थे। उनका नाम उस्ताद रहमत था, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजारी थी और जिनके चेहरे की झुर्रियां उनके तजुर्बे की गवाही देती थी। उन्होंने रियासत अली की पूरी कहानी बड़े गौर से सुनी थी। जब सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो उस्ताद रहमत ने अपना हुक्का एक तरफ रखा और उनकी भारी गहरी आवाज ने सबको खामोश करा दिया। तुम्हारी कहानी सच्ची है बेटा, उन्होंने रियासत अली से कहा। तुम दोनों खुशकिस्मत हो कि वहां से जिंदा बचकर आ गए। सबकी नजरें अब उस्ताद रहमत पर मरकूज थी। रियासत अली ने बेचैनी से पूछा, उस्ताद जी, क्या आप जानते हैं कि वो सब क्या था? वो घर, वो बच्चा और वो बेसर का धड़? उस्ताद रहमत ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी पुरानी याद को ताजा कर रहे हों। फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उनकी कहानी ने उस राज से पर्दा उठा दिया जो रियासत अली और छोटू की समझ से बाहर था। बहुत साल पहले, उस्ताद रहमत ने कहना शुरू किया, मैं भी उसी इलाके में ट्रक चलाया करता था। उस जंगल के बारे में पुरानी कहानियां मशहूर थीं, इसलिए ड्राइवर वहां रात को रुकने से गुरेज करते थे। लेकिन एक शाम मेरे ट्रक का टायर पंक्चर हो गया और मुझे मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। मैं ट्रक से उतरकर अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मुझे जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मैं भी तुम्हारी तरह मदद के जज्बे से उस आवाज के पीछे चल पड़ा। उस्ताद रहमत ने बताया कि वो भी उसी घर तक पहुंचे थे और उसी तरह उस पुरअसर कुव्वत के जाल में फंस गए थे। वो घर से दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दूर जाने पर उस लड़की की चीखें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थीं। मैं 5 दिन तक भूखा प्यासा उसी घर के पास पड़ा रहा। मुझे लगा कि अब मौत यकीनी है, लेकिन फिर 5वें दिन एक सनीचर की सुबह वहां एक सन्यासी यानी साधु आया। उस सन्यासी ने मेरी हालत देखी, मुझे पानी पिलाया और फिर उसने उस घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़क कर कुछ मंत्र पढ़े। उसने दरवाजे के सामने रखे पत्थर की पूजा की और ताजा फूल चढ़ाए। तब जाकर उस घर के अंदर से आने वाली आवाज बंद हुई। उस्ताद रहमत ने बताया कि वो सन्यासी उन्हें अपनी कुटिया यानी झोपड़ी में ले गया, जो वहीं जंगल में उसी बरगद के पेड़ के नीचे थी। वहां उसने उन्हें फल खाने को दिए और फिर उस घर में कैद शैतान का राज बताया।
बहुत साल पहले उस्ताद रहमत ने सन्यासी की बताई हुई बात दोहराई। उस जंगल में एक खौफनाक तांत्रिक रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था। वो काली शक्तियों का पुजारी था और अमर होने के लिए काले जादू की साधना करता था। गांव वालों ने उसे कई बार रात के अंधेरे में अजीबोगरीब रसूमात अदा करते देखा था। अफवाहें थीं कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि यानी कुर्बानी भी देता है, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सब शामिल थे। एक रात आसपास के गांव वालों ने हिम्मत करके उसे जंगल में घेर लिया। उस वक्त उसके पास एक 7-8 साल का बच्चा था जिसे उसने कुछ सुंघाकर बेहोश किया हुआ था। वो बच्चा किसी गांव का नहीं था। तांत्रिक उसे किसी शहर से अगवा करके लाया था ताकि उसकी बलि देकर अपना कोई महायज्ञ मुकम्मल कर सके। गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब मारा, लेकिन उस पर किसी मार का कोई असर नहीं हो रहा था। न उसे दर्द होता, न कोई चोट लगती। वो बस शैतानी कहकहे लगाता रहा। तब लोग समझ गए कि वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और उसे रोकना जरूरी है। गांव के एक सयाने बुजुर्ग ने कहा कि उसे आम मौत से नहीं मारा जा सकता, उसकी रूह और जिस्म को अलग करना होगा। तब गांव वालों ने मिलकर उसके हाथ पांव पकड़े और तेजधार हथियार से उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस्ताद रहमत ये बताते हुए एक लम्हे को रुके। अंगीठी की आग की रोशनी में उनके चेहरे पर खौफ के साए लरज रहे थे। लेकिन सर और धड़ अलग होने के बाद भी एक अजीब वाकया पेश आया। उसका कटा हुआ सर हंसता रहा और उसका धड़ जमीन पर तड़पता रहा। तब गांव वालों ने फैसला किया कि उसके सर और धड़ को अलग अलग जगहों पर दफन किया जाए ताकि ये दोबारा कभी एक ना हो सकें। उन्होंने उसके शैतानी सर को जंगल के उसी पुराने घर के अंदर रखकर दरवाजे को कीलों और मंत्रों से हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि वो सर कभी बाहर न निकल सके, और उसके धड़ को जंगल में बहुत दूर गहराई में दफन कर दिया गया। उस्ताद रहमत ने एक गहरा सांस लिया और रियासत अली और छोटू की तरफ देखा। और वो सन्यासी जिसने मेरी जान बचाई थी, उसी तांत्रिक की कैद की हुई रूह पर पहरा देता था। वो हर शनिचर को वहां आकर पूजा करता था ताकि वो बंधन कमजोर न पड़े और वो सर अंदर ही कैद रहे। वो जो तुमने बच्चे या लड़की के रोने की आवाज सुनी, वो उसी तांत्रिक के सर की चाल थी। वो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए मासूम आवाजें निकालता था ताकि कोई रहम खाकर वो दरवाजा खोल दे। ये सुनकर रियासत अली और छोटू के रोंगटे खड़े हो गए। उनके जिस्म खौफ से कांपने लगे। रियासत अली ने कांपती आवाज में पूछा, तो उस्ताद जी, वो बेसर का धड़ और वो लालटेन? उस्ताद रहमत ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हारी कहानी से लगता है कि उस तांत्रिक का धड़ जमीन को चीरकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया है, और शायद उसने उस सन्यासी को भी मार डाला है जो बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। तुमने जो बरगद के पेड़ पर लाश टकटी देखी, वो उसी बेचारे सन्यासी की होगी, और वो लालटेन भी उसी की थी जो अब उस बेसर के धड़ के हाथ में थी। वो अपना सर ढूंढने के लिए उस घर की तरफ जा रहा था। ढाबे में बैठे सब ड्राइवरों और क्लीनरों पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। छोटू ने डरते डरते पूछा, तो बड़े उस्ताद जी, उस बेसर के धड़ ने अपना सर ढूंढ लिया होगा? उस्ताद रहमत ने एक लंबी ठंडी सांस ली। कुछ कह नहीं सकते बेटा, वो बंधन हर हफ्ते ताजा करता था। अब जब वो मर चुका है तो पक्का उस घर के बाहर पूजा करने वाला कोई नहीं बचा होगा। वो बंधन कमजोर पड़ गए होंगे, और अगर उस तांत्रिक के बेसर के धड़ ने अपना सर ढूंढ लिया तो वो दोनों मिलकर फिर से एक हो गए होंगे। उस्ताद रहमत की आवाज में एक अनजाना खौफ था, और अगर ऐसा हो गया तो भैरवनाथ अपना अधूरा महायज्ञ पूरा करने के लिए वापस आएगा, और इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस्ताद रहमत की बात के साथ ही महफिल खत्म हो गई। किसी में मजीद कुछ कहने या सुनने की हिम्मत नहीं थी। अंगीठी की आग भी अब बुझने लगी थी, और उसकी जगह एक ठंडी खौफनाक खामोशी ने ले ली थी। उस रात ढाबे में कोई भी सुकून से नहीं सो पाया। हर शख्स के जहन में बस एक ही सवाल था, अगर वो तांत्रिक वाकई आजाद हो गया है तो अब वो कहाँ होगा, और उसका अगला शिकार कौन होगा। रियासत अली और छोटू उस रात के बाद फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गए, लेकिन वो जंगल, वो वीरान घर और वो बेसर का साया उनके ख्वाबों में हमेशा उनका पीछा करता रहा।
ये कहानी सड़कों पर सफर करती रही, एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर तक, एक इंतबाह के तौर पर कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तन्हा सफर नहीं करना चाहिए, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा नजरअंदाज कर देना चाहिए।